घन, घन का अर्थ है घात 3। किसी भी संख्या के ऊपर जैसे घात 3 है तो उसको घन बोला जाता है, अंग्रेजी के अंदर क्यूब। तो 2 की घात 3 का अर्थ यह हुआ कि 2 को 3 बार गुणा करना, अर्थात घन ज्ञात करना मतलब संख्या को 3 बार गुणा करना। तो वैदिक गणित के अंदर जिस तरीके से अपन ने वर्ग किया उसी तरीके से निकिलम की आधार और उपाधार विधि से घन भी ज्ञात करेंगे। तो अपन उदाहरण लेके समझेंगे कि घन को किस तरीके से ज्ञात किया जाता है आधार और उपाधार विधि के। उदाहरण ले लेते हैं 15 का घन और 32 का घन। सबसे पहले अपने को क्या करना है कि निकिलम की कौन सी विधि यहां लगेगी। निकिलम की 2 विधियां हैं, आधार और उपाधार। जैसा मैंने वर्ग में समझाया उसी तरीके से यहां संख्या देख करके पता लगाना है कि निकिलम की आधार विधि लगेगी उपाधार विधि लगेगी। यदि संख्या आधार के नजदीक है तो आधार विधि और नहीं तो उपाधार विधि। 15 आधार 10 के नजदीक है इसलिए यहां आधार विधि लगेगी, यानी इसको जो सॉल्व किया जाएगा वो आधार विधि से किया जाएगा और इसको उपाधार विधि से। अब दोनों के लिए सूत्र है, घन ज्ञात करना है, घन का मतलब घात 3, तो यहां 3 कॉलम तैयार करेंगे। वर्ग में घात 2 यानी उस संख्या को 2 बार गुणा करना पड़ता है, इसलिए अपन ने वर्ग में पढ़ा कि आप ऑब्लिक लगा करके 2 कॉलम बना रहे हैं, लेकिन घन के अंदर 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। प्रथम कॉलम जो होगा उसमें लिखा जाएगा संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, ये प्रथम कॉलम। इसको चाहो तो कोष्टक में बंद भी कर सकते हो। दूसरा जो कॉलम है उसमें लिखा जाएगा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखा जाएगा विचलन का क्यूब। यानी प्रथम कॉलम में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरा कॉलम या बीच का जो कॉलम है उसमें 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और तीसरे कॉलम के अंदर विचलन का क्यूब लिखा जाएगा। यह है आधार विधि के अंदर। उपाधार विधि में भी कॉलम तो 3 ही बनाने पड़ेंगे। अब जो आधार विधि में है इसको जैसा है वैसा लिख लो, ये तो लिखना ही है सेम टू सेम। प्रथम कॉलम में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे कॉलम में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और तीसरे कॉलम में विचलन का क्यूब। अब थोड़ा अंतर है, क्या होता है कि उपाधार विधि के अंदर अपने को उपाधार और उपाधार अंक ज्ञात करने पड़ते, तो यहां सूत्र में भी जो प्रथम कॉलम है इसमें यहां आगे उपाधार अंक का स्क्वायर करना है, उपाधार अंक का स्क्वायर करना है और दूसरे कॉलम में
गुणा में उपाधार अंक लिखना है। तो दोनों सूत्र में थोड़ा अंतर है, मतलब आधार विधि में जो है वो उपाधार विधि में तो है ही, साथ में प्रथम कॉलम में तो आगे उपाधार अंक के स्क्वायर से गुणा करना है और दूसरी कॉलम के अंदर उपाधार अंक से गुणा करना है। अब आधार 10 और विचलन 5। इसी तरीके से यहां आधार 10, उपाधार 30, उपाधार अंक 3, विचलन 2। उपाधार 32 है तो 30 हो जाएंगे और उपाधार अंक उपाधार बट्टा आधार 30 बट्टा 10 30 और विचलन उपाधार विधि के अंदर संख्या माइनस उपाधार करके करेंगे तो 2। इस तरीके से ये आधार उपाधार अंक और विचलन ज्ञात करोगे उपाधार विधि में और आधार विधि के अंदर आधार और विचलन ज्ञात करोगे। अब जो ये सूत्र है इस सूत्र के अंदर यहां से देख के मान रखना है, सूत्र के अनुसार ही चलना है, बस करना कुछ नहीं। सूत्र में सबसे पहले क्या है, संख्या। तो संख्या कितनी है 15 प्लस 2 तो 2 गुणा विचलन, विचलन कितना है 5 ऑब्लिक 3 गुणा विचलन का स्क्वायर तो 3 गुणा विचलन क्या है 5 का स्क्वायर और तीसरे कॉलम में क्या है विचलन का क्यूब, विचलन 5 है तो 5 का क्यूब। सरल कर लो, पहले गुणा किया जाता है 2 गुणा 5 10 और फिर जोड़ा जाएगा तो 15 प्लस 10 मैं सीधा ही कर रहा हूं 25। फिर यहां पहले वर्ग किया जाएगा 5 का वर्ग 25, 25 को आगे संख्या 3 से गुणा करना है 75 और फिर 5 का घन 125। यहां तक इसमें भी कर लेते हैं। पहले इसमें उपाधार अंक का स्क्वायर है तो यह उपाधार अंक कितना है 3 तो 3 का स्क्वायर, फिर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन संख्या 32 प्लस 2 गुणा विचलन 2 ऑब्लिक उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, उपाधार अंक 3 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर ऑब्लिक विचलन का क्यूब। सरल कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और इस कोष्टक को सरल करेंगे तो 32 प्लस 2 गुणा 2 तो पहले गुणा किया जाएगा 2 गुणा 2 4 प्लस 32 36 ऑब्लिक यहां भी ऐसे ही पहले वर्ग किया जाएगा 4 गुणा 3 12 और 12 गुणा 3 36 और 2 का क्यूब 8। क्यूब करना है, जल्दबाजी में 4 नहीं लिख दे, क्यूब करना है 3 बार गुणा करना है तो 8 आएंगे, इसलिए यहां 8 लिखना। अब आगे इसको सरल कर लो 9 गुणा 36 324 36 8। अब यहां थोड़ा ध्यान देना कि तीसरे और दूसरे
इसमें भी सेम, तीसरे और दूसरे, इन दोनों कॉलमों के अंदर अंकों की संख्या आधार में शून्य के बराबर होनी चाहिए। तो यहां कितने आधार में शून्य? एक, यानी एक अंक होना चाहिए और यहां भी एक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। तो आगे के जो अंक है, जैसे इकाई का अंक एक छोड़ करके आगे के जो अंक है वो आगे वाली संख्या के अंदर जुड़ जाएंगे। तो इनको लिखने का तरीका ऐसे है, 25 के तो 25 लिख लोगे, पहले इस कॉलम को कर रहे हैं तो इसलिए इसको जैसा है वैसा लिख लो। और मैंने क्या कहा, यहां एक अंक होना चाहिए क्योंकि आधार में शून्य क्या है? एक, जबकि यहां अंक कितने? तीन। तो तीन है तो एक अंक होना चाहिए, एक अंक क्या होना चाहिए? 5। अब 5 तो होना चाहिए, अब क्या रह गया पीछे? 12। 12 को यहां आधार के रूप में लिखा जाएगा। ये लिखने का तरीका यह रहेगा, इस तरीके से लिखा जाएगा और ये जो है ये इस आगे वाले कॉलम में जुड़ जाएगा अगले स्टेप। तो अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? 25, 12 इस 75 में जुड़ जाएंगे, 87 और ये 5। तो तीसरे कॉलम में तो अपन ने एक अंक कर दिया। अब दूसरे कॉलम में भी अंक तो एक होना चाहिए, जबकि अंक कितने? दो। तो तरीका वही, इसमें भी क्या करेंगे, जो ये 8 है इसको आधार के रूप में लिखेंगे और फिर ये आधार इसमें जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? 33, 7, 5। 15 का जो वर्ग आएगा, घन आएगा, सॉरी 15 का जो घन आएगा वो ये आएगा। अब एक एक अंक हो गया है, अंक बराबर हो गए। तो मैंने कहा जब अंक बराबर होते हैं तो सीधा ही लिख लो, ऑब्लिक हटा लो बीच में से, ये इसका घनफल हो जाएगा। इसी तरीके से यहां भी दोनों बराबर होने चाहिए। तो यह एक एक है तो यहां एक है ही, लेकिन यहां क्या है? दो है। तो इस दूसरे वाले कॉलम को अपन एडजस्ट करेंगे। तो 6 तो लिखेंगे ही, 3 आधार के रूप में, 8 के 8 और ये 3 आगे वाली संख्या के अंदर जुड़ जाएंगे। 324 प्लस 3 हो जाएगा 327। इस तरीके से फिर एक एक अंक हो गया है तो ऑब्लिक हटा दो और संख्या को सीधा लिख लो, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आधार विधि से और ये उपाधार विधि से दोनों का घनफल अपन ने निकाला। एक उदाहरण और लेंगे घनफल, एक और उदाहरण 98 का क्यूब और 203 का क्यूब। सबसे पहले निकिलम की कौन सी विधि लगेगी? आधार विधि। निकिलम की कौन सी विधि लगेगी? उपाधार विधि। क्यों? क्योंकि ये संख्या आधार के नजदीक नहीं है और ये संख्या आधार के नजदीक है, इसलिए आधार और उपाधार। फिर यहां आधार क्या होगा? यहां जो आधार होगा वो 100 होगा और विचलन जो होगा, थोड़ा ये बात ध्यान रखना कि हमेशा संख्या में से घटाना है। संख्या 98 आधार 100 तो यहां विचलन -2 आएंगे। इसी तरीके से उपाधार विधि के अंदर सबसे पहले आधार ही लेना है। आधार 203 के लिए आधार होगा वो 100 होगा। उपाधार होगा वो 200 होगा। फिर उपाधार अंक, उपाधार बट्टे आधार करके, यानी 200 बट्टा आधार 100 बराबर 2। फिर विचलन संख्या माइनस उपाधार
उपादार विधि है तो संख्या माइनस उपादार क्या आएगा 3। तो इस तरीके से आधार विधि में आधार और विचलन लेना है पहले, और उपादार विधि में आधार उपादार उपादार अंक और विचलन ये लेने हैं। फिर 3 कॉलम बनाने हैं घन के लिए, चाहे वो आधार विधि हो चाहे वो उपादार विधि हो, दोनों के लिए 3-3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में जैसा कि अपन ने पहले उदाहरण पढ़ा, आधार विधि है तो प्रथम कॉलम में संख्या प्लस 2 गुणा विचलन, दूसरे कॉलम में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तीसरे कॉलम के अंदर विचलन का क्यूब। यह तो होगा आधार विधि का सूत्र घन ज्ञात करने के लिए। उपादार विधि में जो आधार विधि में है वो तो लिखना ही है, जैसे संख्या प्लस 2 गुणा विचलन पहले कॉलम में लिखना ही है, दूसरे में 3 गुणा विचलन का स्क्वायर, और तीसरे में विचलन का क्यूब। ये तो लिखना ही है। इसके साथ में थोड़ा और ध्यान देना है, उपादार विधि है, इसमें उपादार अंक ज्ञात किया जाता है। तो प्रथम कॉलम में आधार विधि में तो संख्या प्लस 2 का विचलन होता है, लेकिन उपादार विधि में इसको उपादार अंक के वर्ग से गुणा करना है। वेरी गुड, उपादार अंक से ही नहीं, उपादार अंक के वर्ग से। हाँ, यहां विशेष ध्यान रखना, उपादार अंक से गुणा कर लेते हैं कई बार, उपादार अंक के वर्ग से गुणा करना, जबकि उपादार अंक से करना। बीच वाले कॉलम या सेकंड कॉलम में जो गुणा करना है वो उपादार अंक से ही करना है, और तीसरा कॉलम दोनों मेथड के अंदर सेम रहेगा, विचलन का क्यूब और विचलन का क्यूब। आप सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लेना, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी। अब तो सूत्र के अनुसार चलना है। सूत्र में पहले क्या है, संख्या कितनी है, प्लस तो प्लस 2 तो 2, गुणा तो गुणा, और विचलन। अब विचलन आपने पहले ज्ञात कर लिया है, वहां से देख के लिख लो। -2 है तो कोष्टक में लिख लो -2, ऑब्लिक तो ऑब्लिक, 3 तो 3, गुणा तो गुणा, विचलन -2 का स्क्वायर, और फिर -2 का क्यूब। सॉल्व कर लो। पहले गुणा किया जाएगा, प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है माइनस। तो 98 प्लस माइनस गुणा करेंगे तो -2 दूनी 4, ऑब्लिक। यहां पहले वर्ग किया जाएगा। वर्ग हमेशा प्लस में ही होते हैं, क्यों? क्योंकि वर्ग में क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुणा, और माइनस को 2 बार गुणा करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अर्थात वर्ग हमेशा प्लस में ही होंगे। 2 का वर्ग 4, 4 गुणा 3 12, और क्यूब वापस माइनस में हो जाएगा। 3 बार माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस 2 बार प्लस, और फिर आगे प्लस माइनस करते हैं तो माइनस आ जाता है, और 2 का क्यूब क्या होता है 8। इस तरीके से ये कर लेते हैं। आगे और सॉल्व कर लेते हैं। 98 - 4 94, 12 के 12 और -8 के -8। इसी तरीके से इसमें चलना है। पहले उपादार अंक का वर्ग, उपादार अंक क्या है 2, तो 2 का वर्ग, फिर संख्या 203,
प्लस 2 गुणा विचलन सी। ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में उपादार अंक 2 गुणा 3 गुणा विचलन का स्क्वायर और फिर विचलन का क्यू। इसको आगे सरल करेंगे। पहले 2 का वर्ग 4, कोष्ठक हटाएंगे तो बीच में चिन्ह लग जाएगा गुणा का, और इसको सरल कर लेंगे 2 गुणा 3 6 गुणा 6 प्लस 203 209। वेरी गुड। ऑब्लिक यहां भी ऐसे ही, पहले इनका वर्ग करो। 3 का वर्ग क्या होगा 9, 9 गुणा 3 27 गुणा 2 54, और 3 का क्यूब 27। आगे सरल कर लो। 36 8 54 27। और यहां थोड़ी बात ध्यान रखना। यहां क्या है कि तीसरे कॉलम का जो मान है वो माइनस में, इसको एडजस्ट कर प्लस में करना पड़ेगा। और प्लस में कैसे करते हैं, जैसे अपने गुणा में पढ़ा वैसे ही आगे वाले कॉलम से एक उधार लेना है, और उधार लिए गए एक का मान किसके बराबर होगा आधार के बराबर में होगा। तो यहां 94 के तो 94, यहां से एक उधार लेंगे तो 12 में से एक उधार लेंगे वो कम हो जाएगा, और इधर 100 माइनस 8 94 11 92। फिर बीच वाले कॉलम और तीसरे कॉलम में अंकों की संख्या आधार में शून्य के बराबर होनी चाहिए। तो आधार यहां 100 है अर्थात शून्य 2 है, तो यहां भी अंकों की संख्या 2 2 है। जब बराबर है तो सीधा ही लिखना है, और बराबर नहीं होता है तो आगे शून्य लगा के पूरा करना है, और अंक अधिक होते हैं तब अधिक वाले अंक को आगे वाले कॉलम के अंदर जोड़ देना। तो अब बराबर है तो जैसा है वैसा ही लिख लेंगे। अब यहां आ जाओ। यहां क्या है तरीका वही कि सेकंड और थर्ड दोनों कॉलम के अंकों की संख्या आधार में शून्य के बराबर और पहले से ही बराबर है, तो क्या करना है ऑब्लिक हटाना है और सीधा ही लिखना है। ये इसका घनफल आ जाएगा। तो इस तरीके से आधार और उपाधार विधि से घन और वर्ग याद कर सकते हैं। आपके अभ्यास के लिए मैं 1-2 क्वेश्चन यहां डाल देता हूं जिसका आप अभ्यास करना। वर्ग पहले 15 का और 97 का कर लेना। घन 13 का और 92। अभ्यास करना। निखिलम की आधार और उपाधार विधि है।